सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, और नेचर ऑफ डिमांड। तो यहां पे सबसे पहले हम देख सकते हैं मनुष्य की जो डिजायर होती है, डिजायर यानी कि बहुत सारी विशेष होती है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति होता है उसकी काफी सारी डिजायर्स होती है, विश होती है, वांट्स होती है और डिमांड होती है ना। जो हमारे डिजायर और विश है वही हमारी डिमांड बनती है। यानी कि अगर आप कुछ एक गाड़ी लेना चाहेंगे तो वही गाड़ी लेने का सपना क्या होगा, आपकी डिमांड बन जाएगी। फिर आपके पास अगर पैसे आ जाते हैं तो आप वो गाड़ी खरीद लेंगे, ठीक है। द डिमांड ऑन द अदर हैंड इज द विश ऑफ अ कंज्यूमर टू गेट डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो डिमांड क्या होता है, एक कंज्यूमर का डेफिनेट क्वांटिटी बताता है कि कितना उसने खरीदा है। अगर किसी व्यक्ति को जरूरत है, यानी कि उसको अपना परिवार का बजट बनाना है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसके फैमिली में डिमांड कितनी है। यानी कि उसकी फैमिली में आटे की कितनी डिमांड है, 10 kg आटा एक महीने में चल जाएगा, 5 kg राइस चाहिए, ठीक है, या फिर 5 kg पल्सेस चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है डिमांड्स हैं, तो ये उसे अपनी फैमिली की पता होनी चाहिए एट अ गिवन प्राइस इन मार्केट, ठीक है, मार्केट प्राइस जो भी है उस पे, और बैक्ड बाय अ सफिशिएंट परचेजिंग पावर। उसकी परचेजिंग पावर भी ऐसी होनी चाहिए कि वो परचेज कर सके उतना सामान, ठीक है। तो सबसे पहले इट इज द क्वांटिटी डिमांडेड विच इज डिजायर्ड टू बी परचेज बाय द कंज्यूमर। क्वांटिटी डिमांडेड वो होता है यानी कि उसकी कितनी डिमांड है, कितना वो खरीदना चाहता है, कितनी उसकी डिजायर है, ठीक है। The consumer actually succeed in purchasing. The quantity demanded is the desire purchase. Quantity demanded क्या होता है, desire purchase, जितना वो खरीदना चाहता है, and the quantity actually bought is referred to as actual purchase. यानी कि quantity demanded QD क्या होता है, QD होता है desire purchase, desire, and demand क्या होता है, एक्चुअल परचेज, यानी कि जितना वो खरीदता है। तो क्वांटिटी डिमांडेड आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, यानी कि दूसरी बात क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है ऑलवेज कंसीडर एज फ्लो वेरिएबल, उसको हमेशा फ्लो वेरिएबल के रूप में कंसीडर किया जाता है। मेजरेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। When we say that demand or quantity demanded of orange is 10, we must be per day or per week. यानी कि अगर हम कहते हैं 10 ऑरेंज की डिमांड है, तो 10 ऑरेंज की डिमांड या तो एक दिन में होगी या एक हफ्ते में होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है 10 ऑरेंज की डिमांड है, कब तक है कुछ पता ही नहीं है ना। या तो दिन में होगी या हफ्ते में होगी या घंटे में होगी कि हमें इतने ऑरेंजेस चाहिए, कब तक के लिए चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। तीसरी बात क्या आती है, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी हैज एन इकोनॉमिक मीनिंग, ठीक है, ओनली एट अ गिवन प्राइस, यानी कि उसका एक प्राइस भी फिक्स होना चाहिए। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ऑरेंज इज 10 यूनिट्स ओवर अ वीक हैज नो मीनिंग, वी स्पेसिफाई द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस पर डजन पर यूनिट। यानी कि 10 ऑरेंज की हमें नीड है, ये हमें पता है, इतनी डिमांड है एक हफ्ते में, लेकिन उसका प्राइस भी हमें पता होना चाहिए कि एक हफ्ते में कितने रुपीस पर डजन या फिर कितने रुपीस का आएगा, ठीक है। तो प्राइस यानी कि जैसे 100 रुपीज पर डजन इज फुल मीनिंग, फुल स्टेटमेंट, ठीक है। द डिमांड फॉर ऑरेंजेस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स पर वीक एट अ प्राइस ऑफ 100 रुपीज। यानी कि अगर आप कोई भी बजट तैयार करते हैं तो आप क्या कहेंगे, 10 kg ऑफ व्हीट फ्लोर, ठीक है, और 10 kg का कितना रुपए होगा, 36 रुपए के हिसाब से 360 रुपए लगा लीजिए, ठीक है। तो एक महीने में उसका कितना बजट बना, 360 रुपए, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकली मीनिंगफुल तब बनेगा ये जब इसका प्राइस भी दिया रहेगा साथ में, ठीक है। आगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर अ कंज्यूमर देखते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, यानी कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस होना चाहिए। प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटीज, यानी कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो ज्यादा है तो रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस जो होते हैं वो भी उसकी डिमांड कम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप डिमांड करते हैं पेप्सी
और कोक की। अचानक से कोक की प्राइस बढ़ गई तो आप क्या मूव कर जाएंगे, पेप्सी पे मूव कर जाएंगे, कहेंगे भाई ये भी तो एकदम इसकी जैसा ही है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, तो हम ये पी लेते हैं, इसका प्राइस जो है वो कम है। तो डिमांड जो हो गया आपका मूव हो गया एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये डिमांड ऑफ फॉर अ कंज्यूमर अदर रिलेटेड कमोडिटीज पे भी डिमांड, प्राइस जो है दूसरे रिलेटेड कमोडिटीज पे भी डिपेंड करता है उसका, ठीक है। और प्राइस जो है उस कमोडिटी पे भी डिपेंड करता है कि उस कमोडिटी का प्राइस कितना है। कंज्यूमर की इनकम कितनी, अगर आपकी जितनी इनकम होगी तो उतना आप खर्चा करेंगे। अगर आपकी इनकम जो है इंक्रीज होगी तो आपका जो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अगर इनकम इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, यानी कि अगर कंज्यूमर का किसी एक गुड के लिए टेस्ट बन गया है कि हाँ ये चीज हमें पसंद है, तो फिर उसके बाद उसका प्राइस कितना भी हाई हो, उसका डिमांड जो होगा कम नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अगर आप किसी चीज को पसंद करने लग गए हैं तो। अब डिमांड फंक्शन जो है रेफर्स टू रूल दैट शो हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड्स अपॉन अबव फैक्टर, यानी कि ये देखिए dx क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है ऑफ x कमोडिटी, ठीक है। यानी कि dx है तो यानी कि डिमांड है x कमोडिटी की ये, यानी कि उसकी कितनी डिमांड है, तो कौन कौन से फंक्शंस पे वो डिपेंड करता है। तो ये जो फंक्शंस है इस पे डिपेंड करता है, यानी कि फंक्शंस क्या है, px क्या है, प्राइस ऑफ x कमोडिटी, यानी कि x कमोडिटी की प्राइस। दूसरा है प्राइस ऑफ y कमोडिटी। तीसरा है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। चौथा है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड, सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिन गुड्स को रिप्लेस करके आप दूसरे गुड को यूज कर सके। यानी कि आप नमक को रिप्लेस करके चीनी नहीं डाल सकते हैं, तो नमक और चीनी जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, ठीक है। आप नमक को रिप्लेस करके चीनी नहीं डाल सकते, लेकिन आप टी को रिप्लेस करके कॉफी पी सकते हैं। अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो आप टी की जगह कॉफी पे मूव हो जाएंगे, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या होता है, जो एक साथ यूज होता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। दूसरा व्हीकल एंड पेट्रोल, या तीसरा पेन एंड इंक, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट गुड्स। तो ये डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट गुड्स और प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है, और प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तो ये उन पे डिपेंड करता है जो हमारा डिमांड फंक्शन होता है। अगर सारे फैक्टर्स जो होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड ऑफ फॉर द कमोडिटी एक्स आर अलाउड टू वेरी साइमल्टेनियसली, द पिक्चर वुड लुक हाईली कॉम्प्लिकेटेड। तो जो पिक्चर होगा काफी ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा अगर सारे फैक्टर्स अगर डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे तो। इसीलिए normally what we do to allow one of the factor to change on the assumption that all other factor remain unchanged। तो इसमें से कोई भी एक फैक्टर जो होगा वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा, बाकी सारे फैक्टर्स को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हमारा डिमांड रिलेशनशिप अब देखते हैं। बस आपको ये चीज समझनी है, अभी एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये चीज अभी आएगी, ठीक है। आपको फैक्टर्स अभी समझने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आगे आपको जो इक्वेशंस हैं वो बनाने में इजी लगेगा या क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी लगेगा। डिमांड रिलेशनशिप, डिमांड का जो रिलेशनशिप है यानी कि रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी टू वेरियस डिटर्मिनेंट्स। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि डिमांड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं एक तरीके से। प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी कि किसी कमोडिटी का प्राइस जो है, अब प्राइस जो कमोडिटी का है वो इंपॉर्टेंट है इन्फ्लुएंस करने के लिए क्वांटिटी डिमांडेड को, ठीक है। अगर प्राइस जो है वो हाई हो जाएगा, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लोअर द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, ये चीज आप याद रखिए। प्राइस अगर जैसे ही हाई होगा तो
कमोडिटी की जो डिमांड है वो एकदम से लो हो जाएगी। ठीक है, दिस एज विल एक्सप्लेन लेटर इज रेफर टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो यही जो है ऑपरेशन है क्या, लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी की हम बात करें तो डिमांड फॉर द कमोडिटी कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्राइस। यानी कि अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी की हम बात करें तो डिमांड जो होगी किसी भी कमोडिटी की वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी प्राइस पे। डिमांड फॉर द कमोडिटी ऑलवेज कंसीडर्ड विद रेफरेंस टू इट्स प्राइस। तो इसके प्राइस पे ही रेफरेंस की जाएगी किसी भी कमोडिटी की डिमांड, है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड इज ऑलवेज स्टेटेड ऑन द अजम्पशन दैट अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि प्राइस के अलावा बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। बाकी फैक्टर्स क्या है, मान लीजिए प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, लेकिन प्राइस के इंक्रीज होने के साथ साथ अगर क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गया तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नहीं भाई हम तो खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, हमें सामान भी तो ज्यादा मिल रहा है। या फिर क्वालिटी भी इंक्रीज हुआ तो, या फिर अगर कोई और कमोडिटी आप खरीद रहे हैं तो x की जगह y अगर खरीद रहे हैं तो ये चीजें नहीं होंगी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सिर्फ हम प्राइस की बात करेंगे, तभी हमारा जो डिमांड है इस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए वो कम हो सकता है। अगर क्वालिटी अच्छा हो गया, क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, तब तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नहीं भाई ज्यादा महंगे में भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं हम खरीद लेते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है ये इन्फ्लुएंस तभी करेगा जब बाकी जो फैक्टर्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे डिमांड में। ठीक है, साइज ऑफ कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर इनकम जो है, कंज्यूमर का जो इनकम है वो कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है। अगर कंज्यूमर इनकम, consumer leads to an increase in the quantity demanded of the commodity, it is referred to case a normal commodity। ठीक है, influenced by the size of income। कोई भी कमोडिटी का जो डिमांड है वो इन्फ्लुएंस करता है साइज ऑफ इनकम पे, वेयर द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अगर इंक्रीज हुआ है कंज्यूमर इनकम में तो वो इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड में। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे तो आप भी सोचोगे ठीक है भाई हम ये चीज भी खरीद लेते हैं, वो चीज भी खरीद लेते हैं। तो यह जैसे ही इनकम बढ़ेगी प्राइस भी इंक्रीज होगा, है ना। तो ये जो ये जो सिचुएशन है इज पॉसिबल व्हेन द कमोडिटी इन क्वेश्चन इज व्हाट रेफर टू एज इंफीरियर कमोडिटी। तो ये तभी पॉसिबल है जब इंफीरियर कमोडिटी की हम बात करेंगे। ठीक है, इंफीरियर कमोडिटी यानी कि ज्यादा ब्रांडेड नहीं हो जो चीजें, ठीक है, जो किसी ब्रांड में ना आती हो। तो अगर ज्यादा इनकम हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, ब्रांडेड चीजों की तरफ मूव करेंगे। अगर पैसे कम रहेंगे आपके पास तो आप कोई भी सस्ती चीज खरीद के बस अपनी जरूरतें पूरी करना चाहेंगे। तो इसीलिए तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो इंफीरियर कमोडिटी में नहीं आती है। वो प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज, दूसरे कमोडिटीज के प्राइस। A consumer demand for a commodity is equally influenced by the price of the commodity other than the commodity in question। यानी कि दूसरे कमोडिटी के प्राइस से भी इन्फ्लुएंस होता है। अगर किसी और कमोडिटी का प्राइस जो है वो कम हो गया है तो हम उसकी तरफ मूव कर जाएंगे, है ना। प्राइस पे ही बेसिकली डिपेंड करता है कंज्यूमर। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने आपको बता दिया है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि जैसे हमने कोई एक चीज खरीदी तो दूसरी चीज उसके साथ मैंडेटरी है, बिना उसके काम नहीं हो सकता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होगा, एक चीज की जगह दूसरी चीज पे हम उसको रिप्लेस कर दे तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। ठीक है, जैसे पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल जो हो गया कॉम्प्लीमेंट गुड्स हो गया, पेन एंड इंक जो हो गया वो कॉम्प्लीमेंट गुड्स हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर के टेस्ट पे भी जो डिमांड है वो इन्फ्लुएंस करता है। इफ अ कंज्यूमर हैज डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, अगर कंज्यूमर ने एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए अपना टेस्ट डेवलप कर लिया है तो ही और शी विल डिमांड मोर देन दैट ऑफ कमोडिटी। तो उसको उसी चीज की, जैसे कि ले लेते हैं एक एग्जांपल, अल्कोहल।
अब अल्कोहल कितनी भी खराब चीज है या ये कितनी भी महंगी हो जाए, इसका प्राइस कितना भी ज्यादा हो जाए, लेकिन जो शराबी होंगे उनके लिए इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। ठीक है, इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज ही होगी क्योंकि उनका ये टेस्ट बन गया है। इसी तरीके से आप दूसरे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है अल्कोहल ही लेना। सिगरेट, अल्कोहल, ऐसी जो चीजें आती हैं वो कंज्यूमर के टेस्ट में आ गया, या चाय, कोई कोई होता है टी लवर, तो ये उनका टेस्ट बन गया है, तो इसके प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफ अ कंज्यूमर हैज चेंज्ड हिज टेस्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कमोडिटी, लेस ऑफ इट विल बी डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, अगर उसका टेस्ट चेंज हो गया है तो फिर पर्टिकुलर प्राइस पे भी उसका डिमांड जो होगा वो कम हो जाएगा। हाँ, जैसे यहाँ पे देखिए कलर टीवी का जो टेस्ट आ गया है लोगों में, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से वो कलर टीवी पे मूव हो गए हैं, भले ही कलर टीवी कितना भी महंगा हो, है ना। तो मैंने अल्कोहल का एग्जांपल ऐसे ही दे दिया। उसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इन मार्केट। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं मार्केट में डिमांड के? साइज ऑफ पॉपुलेशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि सभी फैक्टर्स जो होंगे अनचेंज रहेंगे। ग्रेटर इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का साइज जितना भी बढ़ेगा, मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड। ठीक है, तो उसकी कमोडिटी की डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि अगर कोई भी चीज है, जैसे टी है या कॉफी है, तो इंडिया में टी पीने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, तो क्या होगा, इसकी डिमांड भी जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। जब ज्यादा लोग होंगे, पॉपुलेशन का साइज ज्यादा होगा, तो डिमांड भी ज्यादा होगी। साइज ऑफ पॉपुलेशन इटसेल्फ इज डिपेंडेंट ऑन सो मैनी अदर फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें क्या है, ये लिटिल डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन करने में, क्योंकि नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम क्या होता है? द फैक्टर्स ऑफ इनकम नेशनल ऑफ एन इकोनॉमिक ओवर ईयर। नेशनल इनकम क्या हो गया? जैसे कि हमारे कंट्री में टोटल इनकम कितनी है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वो इनकम पर कैपिटा हो गया। तो टोटल इनकम जो हमारी कंट्री को होती है वो हो गया नेशनल इनकम, और ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमंग लोअर एंड हायर इनकम ग्रुप्स, यानी कि अंबानी से लेके गरीब आदमी तक, जिसके पास घर भी नहीं है, तो वो सब आ जाता है। इतना अंतर है दोनों के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, अगर कोई पर्सन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल अगर थोड़ा कम होगा तो क्या होगा, देखिए जितना भी कम होगा, मोर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ज्यादा अनइक्वल होगा अगर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक बहुत ज्यादा अमीर एक बहुत ज्यादा गरीब, तो डिमांड फॉर द कमोडिटीज विच आर परचेज्ड बाय रिच, तो वो डिमांड जो होगी, जो अमीर लोगों द्वारा खरीदी जा रही है, उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, वो कमोडिटी क्या हो सकती है? कार हो सकती है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सब चीजें हो सकती है। अब जितना ही कम डिस्ट्रीब्यूशन इनकम होगा, यानी कि वहां पे गैप नहीं होगा, तो कोई बहुत ज्यादा अमीर या कोई बहुत ज्यादा गरीब नहीं हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा रिच या कोई बहुत ज्यादा पुअर नहीं होगा, सब क्या होंगे, नॉर्मल में होंगे। जितना ही कम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिमांड फॉर द कमोडिटी विच इज परचेज्ड बाय रिलेटिवली पुअर पीपल, ठीक है, तो वो चीजें परचेज की जाएंगी जो गरीबों द्वारा परचेज की जाती हैं। तो ये ऐसी कमोडिटीज जो होगी, मे बी फूड आइटम्स लाइक व्हीट, राइस, फैन, बाइसिकल, ये सारी चीजें होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है सभी वेरिएबल्स, if all the variables that influence demand are not included in the demand function, or if the parameters are not correctly estimated, the demand equations will not predict demand accurately. ठीक है, अगर सारे पैरामीटर्स को ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया गया तो डिमांड का जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो हमारा एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, उसमें एरर आ सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वांट एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी। वांट क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जितना आप चाहते हैं खरीदना, और डिमांड फॉर अ कमोडिटी क्या हो गया, जो आप खरीदते हैं। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल ऑफ कंज्यूमर। ये हमने डिटर्मिनेंट्स अभी पढ़ लिए हैं, डिमांड के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। फैक्टर्स बताने हैं मार्केट डिमांड कमोडिटी के लिए, तो ये भी हमने अभी पढ़ा ही था। तो उसके बाद अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्या आता है, if air travel fare between Bengaluru Delhi falls significantly, how will it affect demand for rail
ट्रेवल एंड डिमांड फॉर एयर ट्रेवल, यानी कि एयर ट्रेवल फेयर बिटवीन बेंगलुरु टू दिल्ली, बेंगलुरु से दिल्ली का जो एयर ट्रेवल फेयर है वो कम हो गया है। अगर एरोप्लेन से कम हुआ है तो क्या होगा, डिमांड किसकी, और रेल ट्रेवल की जो डिमांड है वो इफेक्ट करेगी, क्योंकि ट्रेन से लोग जाना कम करेंगे, सोचेंगे जल्दी से जल्दी हम क्या पहुंच जाएंगे, एरोप्लेन से पहुंच जाएंगे, तो एयर ट्रेवल का डिमांड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्राइस ऑफ रेल ट्रेवल, और यहाँ पे देखिए प्राइस ऑफ रेल ट्रेवल, तो क्या होगा, डिमांड जो होगा वो किसका फॉल हो जाएगा, रेल ट्रेवल का फॉल हो जाएगा, और डिमांड जो होगा एयर ट्रेवल का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफिकली इसको शो करना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए प्राइस ऑफ रेल ट्रेवल, रेल ट्रेवल का प्राइस जो है वो क्या हुआ है, डिमांड जो हुई है वो फॉल हुई है ना, डिमांड इतनी थी, रेल ट्रेवल की कम हुई है। ये होगा, ग्राफिकली इसको शो करना है इसी तरीके से। चलिए अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ही लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी दी थी। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड कैन दस बी स्टेटेड एज फॉलोज, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल देयर ऑब्टेन्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इन्होंने क्या कहा कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी में, प्राइस ऑफ कमोडिटी में एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होगा। ठीक है, यानी कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड जो होगा वो डिक्रीज होगा, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड जो होगा वो इंक्रीज होगा, ये है इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आप। उसके बाद डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल क्या है, यानी कि प्राइस जो है एप्पल का वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखिए 100, 200, 300, 400, ऐसे ही क्वांटिटी जो है डिमांडेड वो डिक्रीज हो रहा है, सेम वही चीज है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे डिमांड कर्व देखते हैं। डिमांड कर्व स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कंज्यूमर्स विलिंग टू बाय द प्राइस ऑफ अ गुड। ठीक है, डिमांड कर्व वो रिलेशनशिप बताता है जिसमें गुड्स की जो क्वांटिटी है और कंज्यूमर जो खरीदना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और प्राइस ऑफ अ गुड। अब यहाँ पे यही हम देख रहे हैं जो ऊपर हमने एप्पल का बनाया था। ठीक है, कि कितना एप्पल की डिमांड है पर वीक। हाँ, तो प्राइस जैसे ही बढ़ रहा है, यहाँ पे प्राइस जैसे जैसे ही इंक्रीज हो रहा है, डिमांड वैसे वैसे ही फॉल हो रही है। ठीक है, प्राइस पहले अगर 1 था तो डिमांड कितनी थी, 15 थी। प्राइस अगर 2 हुआ तो डिमांड और बढ़ी, प्राइस जैसे ही बढ़ा डिमांड और घटी, प्राइस जैसे ही डिमांड और घटी, प्राइस और बढ़ा, डिमांड और कम हुई। अब प्राइस यहाँ पे इतना आ गया है तो डिमांड और कम हो गया। तो जैसे जैसे प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है, डिमांड जो है वो कम हो गया है। तो ये क्या है, ये है डिमांड कर्व। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है डिमांड कर्व का, इसका हमेशा जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट से राइट में होता है इसका स्लोप हमेशा इस तरीके से डिमांड कर्व का। ठीक है, द डिमांड कर्व हैज शोन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन कभी कभी डिमांड कर्व नीड नॉट ऑलवेज स्ट्रेट, ये लाइन हमेशा ध्यान रखिए, इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ कर्व, कर्व में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है, हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस विद अ फॉल ऑफ इट्स प्राइस। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है कि डिमांड कर्व जो होगी वो हमेशा स्लोप में होगी या फिर कर्व होगी। अब देखिए, डिमांड फॉल्स विद द राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिमांड जो है कमोडिटी के प्राइस के हाई होने पे
फॉल्स विद द राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे जैसे कमोडिटी का प्राइस हाई हुआ है, डिमांड जो है वो कम हुआ है। वेदर वी टेक, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। जैसे ही प्राइस हाई था, प्राइस क्या है, हाई है, डिमांड जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड कम है। प्राइस जैसे ही होगी डिमांड बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है उसी पे डिपेंड करता है। ये देखिए क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि एक चीजों की डिमांड 2, 3, 4, 5, 6। मान लीजिए 6 किलो एप्पल की डिमांड हुई, जब प्राइस जो है 100 रुपए पे पहुंच गया, 100 रुपीज। प्राइस 200 पे पहुंचा तो डिमांड और कम हुई, 5 हो गई। प्राइस 300 पे पहुंचा तो डिमांड और कम हो गई। ऐसे ही जैसे ही प्राइस जो है मान लीजिए 100, 200, 300, ऐसे जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड जो होगी ना वो डिक्रीज होती जाएगी, डिमांड कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये डिमांड कर्व इसी तरीके से बनता है। यहाँ पे देखिए मार्केट डिमांड हम कैसे नापते हैं। जैसे हाउस होल्ड एक हाउस ये है, एक हाउस बी है, ठीक है। अब एक हाउस ए में 3 रुपए में 4 और 5 की क्वांटिटी डिमांड है किसी भी चीज की, आइसक्रीम की मान लीजिए 3 रुपए पर आइसक्रीम मिल रही है, और ये जो हाउस ए है ये 4 आइसक्रीम खरीदता है, हाउस बी 5 आइसक्रीम खरीदता है। जब आइसक्रीम का जो प्राइस है वो 4 रुपए हो जाता है तो हाउस ए 3 आइसक्रीम खरीदता है, हाउस बी जो है वो 4 खरीदता है। तो मार्केट डिमांड कितना होगा, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो मार्केट डिमांड आ जाएगा 9 आइसक्रीम। यानी कि कितने आइसक्रीम्स की डिमांड है, 9 आइसक्रीम्स की। सेम हम इसी तरीके से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। देखिए यहाँ पे हाउस ए का है डिमांड और यहाँ पे हाउस बी का है डिमांड, दोनों को ऐड कर दिया तो ए प्लस बी इज इक्वल टू डीएम, यानी कि मार्केट का डिमांड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्राइस जितनी हो रही है उतनी ज्यादा आइसक्रीम खरीदे। 3 रुपए थी तो 4 आइसक्रीम खरीद रहा था, 4 रुपए हुई तो आइसक्रीम की जो काउंटिंग है वो कम हो गई, 5 रुपए हुई तो आइसक्रीम और कम खरीदने लग गया, 6 रुपए हुई तो और कम खरीदने लग गया। तो ये जो है इन दोनों को जोड़ के ये वाला ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, डिमांड ऑफ ए प्लस डिमांड ऑफ बी। वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, क्योंकि इनके बीच में जो है इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। अब एक चीज ये है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है मॉडर्न डिमांड थ्योरी के हिसाब से। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, किसी कमोडिटी के प्राइस में रिलेटिव कोई चेंज होता है तो उससे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। उसमें क्या करते हैं लोग, जैसे पेप्सी कैन है और कोक कैन है, दोनों की प्राइस 20 रुपए थी, अब प्राइस जो होगी कोक की वो 25 हो गई और पेप्सी की चेंज नहीं हुई है, तो पेप्सी बिकेम रिलेटिवली चीपर टू कोक, जो पेप्सी होगी वो सस्ती हो जाएगी कोक से। तो एब्सोल्यूट प्राइस ऑफ पेप्सी हैज नॉट चेंज, द रिलेटिव प्राइस ऑफ पेप्सी हैज गॉन डाउन। तो एब्सोल्यूट में जो प्राइस है पेप्सी की वो तो नहीं बदली है, लेकिन क्योंकि कोक की जो प्राइस है वो इंक्रीज हुई है तो पेप्सी की प्राइस अपने आप कम हो गई है। तो ये रिलेटिव प्राइस जो हुई है यही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, कोक से पेप्सी की तरफ मूव कर जाएंगे, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, सेम यहीं पे मैंगो वाला है ऑप्शन, मैंगो फॉल्स प्राइस ऑफ अदर फ्रूट्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसका जो मेन रीजन है कंज्यूमर का ज्यादा मैंगो या ज्यादा पेप्सी खरीदने का, क्योंकि मैंगो का जो फॉल हो गया है यानी कि पेप्सी का जो प्राइस है वो कम हो गया है, और जो कोक का है वो पेप्सी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है, और कोक का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया और पेप्सी का जो है अनचेंज्ड रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा हम क्या खरीदते हैं, पेप्सी खरीदने लग जाते हैं क्योंकि उसका प्राइस जो है कम है, इसीलिए तो हम उस पे मूव हो गए एक गुड से दूसरे गुड पे। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरा क्या आता है, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, गिवन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर एज अ प्राइस ऑफ मैंगो फॉल्स द परचेजिंग पावर ऑफ दैट गिवन मनी इनकम राइजेस।
ठीक है, इन अदर वर्ड्स एज प्राइस ऑफ मैंगो फॉल्स गिवन मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर हिज रियल इनकम राइजेस ही कैन बाय मोर मैंगोज विद द सेम मनी। ठीक है, अब अगर इनकम जो है, इनकम अगर इंक्रीज होती है तो वो पेप्सी खरीदने की जगह कोक भी खरीद सकता है ना, या फिर ज्यादा क्या पता वो ज्यादा पेप्सी ही खरीद ले, उसकी डिमांड जो है पेप्सी के लिए इंक्रीज हो जाए। तो जब इनकम इंक्रीज होगी डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो ये क्या होगा, इनकम इफेक्ट। द राइज इन रियल इनकम विद द फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। यानी कि अगर इनकम बढ़ती है और किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम पड़ जाता है तो क्या होता है, इनकम इफेक्ट। ठीक है, द राइज इन मनी इनकम हैज द सेम इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एज द राइज इन रियल इनकम। ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब इनकम इफेक्ट में क्या होता है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव इनकम इफेक्ट। पॉजिटिव इट इज पॉजिटिव बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। When the rise in money or real income leads to fall in quantity demanded of a commodity, we have case in negative effect। ठीक है, अगर इंक्रीज है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है और रियल इनकम फॉल हो रही है, तो क्या होगा, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि इनकम इंक्रीज होने के बाद भी क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो कम हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, व्हेन राइज इन मनी और रियल इनकम, यानी कि इनकम जो है वो बढ़ रही है लेकिन डिमांड वो कम हो रही है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो होता है वो इंफीरियर कमोडिटी के मामले में होता है। यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, आप पहले क्या खरीदते थे, आप पहले लोकल मोबाइल खरीदते थे या लोकल जूते खरीदते थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई है, अब आप कहेंगे नहीं मैं तो बाटा के ही जूते खरीदूंगा, तो वो क्या हो गया, इंफीरियर कमोडिटी का जो डिमांड है वो कम हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। अब तीसरा आता है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट इज इक्वल टू प्राइस इफेक्ट, सिंपल। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये बन जाएगा प्राइस इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट जो होता है ये कभी भी सीक्वेंस में ऑपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, जब भी प्राइस जो है एक कमोडिटी की चेंज होती है। अब जब हम इनको एक साथ लेते हैं तो ये बन जाता है प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट को। अब ये जो 3 पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है थोड़े। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज ऑपरेट इन अ मैनर सच एट प्राइस फॉल, हमेशा एक मैनर में ऑपरेट किया जाता है जब किसी का प्राइस फॉल होता है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, यानी कि प्राइस जो कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड जो है इंक्रीज हो गया, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम देखेंगे। इट अलोंग विद द if along with substitution effect we can take income effect and it happens to be positive, तो ये पॉजिटिव होगा, द लॉ ऑफ डिमांड विल बी नेसेसरली अप्लाई, तो ये अप्लाई होगा यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड। अब गिवन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इफ इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, इनकम इफेक्ट क्या है, नेगेटिव है, कहाँ पे, इंफीरियर गुड्स के मामले में, अभी हमने पढ़ा था। तो लॉ ऑफ डिमांड कैन स्टिल अप्लाई, तब भी अप्लाई हो सकता है, प्रोवाइड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और मोर पावरफुल देन नेगेटिव इफेक्ट। अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा पावरफुल रहेगा नेगेटिव इफेक्ट से, तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई होगा। अब यहाँ पे गिवन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, नेगेटिव होगा कहाँ पे, इंफीरियर गुड्स के मामले में, इंफीरियर कमोडिटी के। द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट अप्लाई, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है मोर पावरफुल है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। ठीक है, इसीलिए। अब उसके बाद बात आती है गिफन गुड्स की। गिफन गुड्स क्या होते हैं, रॉबर्ट गिफन ने ये थ्योरी दी थी गिफन गुड्स की। ठीक है, तो ये वो गुड्स होते हैं जिनको लोग बेसिकली दिखावे के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है, या फिर प्राइस किसी गुड्स का डिक्रीज हुआ है, तो इसकी जो डिमांड होगी वो भी डिक्रीज होगी। अब मान लीजिए अंबानी टाइप कोई आदमी है या फिर कोई बहुत ही पैसे वाला आदमी है
जिसके लिए गोल्ड काफी सस्ता पड़ जाता है, तो वो कहाँ पे मूव करेगा? डायमंड पे। डायमंड पे मूव करेगा क्योंकि उसे अपनी जो है स्टेटस शो करना है। ठीक है, आपके पास पैसा आ जाएगा, आप क्या करेंगे? आईफोन खरीद लेंगे दिखाने के लिए। आईफोन से क्या होगा? कॉल ही तो करना है, लेकिन फिर भी आप मूव करेंगे आईफोन की तरफ नॉर्मल फोन से। ठीक है, एंड्रॉइड फोन से आप आईफोन की तरफ मूव करेंगे, तो वो सब क्या है? गिफ्ट एंड गुड्स। इसको हम लग्जरी आइटम भी कह सकते हैं। फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गिवन गुड में रिजल्ट इन फॉल एंड डिमांड ऑफ दिस गुड। प्राइस अगर कम हो गया तो डिमांड भी कम हो जाएगा इसका, क्योंकि आपका स्टेटस से मैच नहीं करेगा ना ये, इसी वजह से। अब देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, ये क्या है? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी में टेक फॉर्म अ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड। ठीक है, अगर क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज होगा तो या तो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए, ये दो यहाँ पे दोनों ग्राफ को एक साथ मर्ज कर दिया है। ठीक है, दोनों ग्राफ को एक साथ मर्ज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए, द मूवमेंट फ्रॉम ए टू सी, यानी कि ए से सी पे अगर आया तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सी से ए से बी पे गया तो ये क्या है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन डिमांड, यानी कि ये एक कांस्टेंट था। ठीक है, ये इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांड की जाती थी, लेकिन जैसे ही प्राइस जो है हाई हुआ, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, पर वीक क्वांटिटी डिमांड हो गई कम, तो ये क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया डिमांड का। और जैसे ही प्राइस जो है लो हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी इंक्रीज हो गई, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हो गया। बस सिंपल सा यही टॉप कॉन्सेप्ट था इसका। उसके बाद चेंज इन डिमांड की बात आती है। चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, ये दो फॉर्म्स में होता है चेंज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड कब हो सकता है? एक प्राइस पे हायर क्वांटिटी जब डिमांड की जाती है तो उसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। हायर प्राइस पे सेम क्वांटिटी डिमांड की जाती है तो उसे भी कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ गया है लेकिन क्वांटिटी तब भी आपने कम नहीं की है तो वो क्या हो गया? इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है? एक सेम प्राइस पे कम क्वांटिटी जो है वो डिमांड की जाती है तो वो डिक्रीज इन डिमांड हो गया। ठीक है, प्राइस सेम है लेकिन आप फिर भी जो है उतनी चीजें नहीं खरीद रहे, कम खरीद रहे हैं, तो क्या हो गया? डिक्रीज। अगर प्राइस जो है वो कम हो गया है तब भी आप सेम ही चीजें खरीद रहे हैं, उतना ही खरीद रहे हैं, आपने अपना जो डिमांड है वो बढ़ाया नहीं, तब भी हो गया डिक्रीज इन डिमांड। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज को देख सकते हैं। सेम प्राइस है, सेम प्राइस है, फिर भी जो डिमांड है वो डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, तो ये डिक्रीज इन डिमांड होगा या इंक्रीज इन डिमांड होगा। ठीक है, देयर कैन बी अ नंबर ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट इन डिमांड को। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, तो ये राइट शिफ्ट करेगा। इंक्रीज इन मनी हो सकता है या इनकम आपका बढ़ गया हो, इसी वजह से आप ज्यादा खरीद रहे हो, क्वांटिटी ज्यादा बाय कर रहे हो। ठीक है, डिक्रीज इन क्वांटिटी शिफ्ट इन द डिमांड कर्व लेफ्ट बिकॉज डिक्रीज इन मनी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब राइट वर्ड शिफ्ट जो होगा डिमांड कर्व में और कैन ऑल्सो टेक प्लेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया होगा, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड, या फिर कॉम्प्लीमेंट गुड का प्राइस कम हो गया होगा, इसीलिए राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व, कैन बी बिकॉज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स और इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड। बस यही चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर कंज्यूमर जो है वो डेवलप कर चुका है टेस्ट एक कमोडिटी के लिए तो वो ज्यादा डिमांड मांग सकता है। ठीक है, इफ द प्राइस रिमेन अनचेंज्ड, मतलब अगर प्राइस अनचेंज रहा तब भी, तो a rightward shift in the demand curve can cause by the fact that consumer has developed a taste
हो सकता है कि उसने अपना एक टेस्ट डेवलप किया हो। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि हो सकता है जो कंज्यूमर है स्टार्ट डिसलाइकिंग, उसको अब वो पसंद नहीं आ रहा हो वो चीज, ठीक है, और वो उसे अपना आप टेस्ट बदलना हो, ठीक है। द मूवमेंट्स ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ अ इंडिविजुअल, द मार्केट डिमांड कर्व इज मूवमेंट आर नॉट बी डिस्कस्ड हेयर। तो इसीलिए होता है मार्केट में वो कैसे इफेक्ट होगा। तो हम लोगों ने डिमांड वाले में जिस तरीके से पढ़ा था, आपको बस उसी तरीके से उसका उल्टा करके कोरिलेट करना है। डिमांड में क्या था, हम खरीदते थे, सप्लाई में क्या है, अब हमें अपने आप को, जैसे डिमांड में हम अपने आप को कंज्यूमर समझ के सोच रहे थे, उसी तरीके से अब सप्लाई में हमें क्या करना है, अपने आप को प्रोड्यूसर समझना है, ठीक है। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस सेल एट डिफरेंट प्राइसेस पर यूनिट, ठीक है। उसमें क्या था, कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस, इसमें क्या है, प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एट डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है, एट पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम उसमें भी था, डिमांड में भी था, और पर यूनिट ऑफ टाइम सप्लाई में भी है। इसमें क्या है, प्रोड्यूसर जो है वो कितना यूनिट जो है अपना बेचना चाहता है ये डिपेंड करता है इसमें, और उसमें था कंज्यूमर जो है कितना यूनिट अपना खरीदना चाहता है। चलिए उसके बाद क्या है, द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज स्टेटेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स एज ही ऑफर्ड क्वांटिटीज, यानी कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम सप्लाई ऑफ कमोडिटी निकाल सकते हैं, यानी कि कितना हमने सप्लाई किया। जैसे हमने 500 शर्ट्स बनाई, मार्केट में 700 की डिमांड थी, 500 शर्ट हमने बनाई, तो क्या हो गया, सप्लाई जो है वो कम रह गया। तो ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में है क्योंकि हम क्वांटिटीज में बनाते हैं ये सारी चीजें। सप्लाई ऑफ कमोडिटीज ऑलवेज विद रेफरेंस टू प्राइस दैट क्वांटिटी सप्लाइड। मान लीजिए कि हमने जैसे प्रोड्यूसर है उसने सप्लाई किया 1000 ब्लैंकेट, कितने पे, 500 पर ब्लैंकेट पे, ठीक है। तो ये इसका इकोनॉमिक मीनिंग तब निकलेगा जब हम ब्लैंकेट का प्राइस भी देंगे। सिर्फ ये नहीं लिख देंगे कि हमने 1000 ब्लैंकेट्स मतलब प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो 1000 ब्लैंकेट प्रोड्यूस किए, लेकिन कितने, किस टाइम पे, कितने महीने में आपने 1000 ब्लैंकेट प्रोड्यूस किए और कितने रुपए में आपने 1000 ब्लैंकेट प्रोड्यूस किए। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक आप सप्लाई का जो इकोनॉमिक मीनिंग है वो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, सप्लाई इज ऑलवेज मेजर्ड एज फ्लो और एक्सप्रेस विद रेफरेंस ऑफ अ यूनिट ऑफ टाइम, मे बी अ डे, अ वीक, अ फोर्टनाइट, अ मंथ, अ ईयर और एनी पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि सप्लाई जो है एक पीरियड ऑफ टाइम में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि एक साल में इतना सप्लाई हुआ है, ठीक है, एक साल में इतनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, एक साल में इतना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, एक मंथ में इतना प्रोडक्शन हुआ है। और हमारे पास अगर टाइम पीरियड नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ हम बोल देंगे इतना प्रोडक्शन हुआ है, तो कितने दिन में इतना प्रोडक्शन हुआ है ये कौन बताएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक मीनिंग तभी निकलेगा जब हम इनको पीरियड ऑफ टाइम और या फिर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम और प्राइस से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब मेन एक टर्म आता है डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक को हम पोटेंशियल सप्लाई कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी दैट कैन बी ब्राउट इनटू मार्केट फॉर सेल एट अ शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस पे, यानी कि बोला कि हाँ भाई ठीक है इतने मार्केट में ना 500 ब्लैंकेट्स की डिमांड है और एकदम से उठा के ले आए ब्लैंकेट, ठीक है, ग्राहक आया और निकाल के दे दिया। तो कैसे, मतलब क्या आपके पास स्टॉक था तभी आपने दिया, स्टॉक था, 2 दिन में इतना ऑर्डर आ गया, आप नहीं बना सकते 2 दिन में उतना आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, स्टॉक में से निकाल के दे देंगे, तो वो होता है स्टॉक। और सप्लाई क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज एक्चुअली ब्राउट इनटू द मार्केट फॉर सेल, एक्चुअली में जो बना के लाता है, जिसका प्रोडक्शन होता है और मार्केट में वो आता है सेलिंग के लिए, उसे कहते हैं सप्लाई, ठीक है। स्टॉक में देखते हो जब सर्दियों के बाद या फिर सर्दी के शुरू होते ही जब आप मार्केट जाते हैं तो पुरानी जो मतलब पिछले साल की जो स्वेटर वगैरह या जैकेट्स वगैरह होगी वो आपको दिखाते हैं, तो उनके पास क्या होता है, स्टॉक होता है, ठीक है। स्टॉक और इन्वेंट्रीज ऑफ अ कमोडिटी क्या है, अनसोल्ड क्वांटिटी फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, ठीक है। जो चीज, जो माल नहीं बिका है प्रीवियस पीरियड का है उसको क्या कहेंगे, स्टॉक। मार्केट सेल ऑफ द कमोडिटी इज ओनली अ पार्ट ऑफ टोटल स्टॉक, ठीक है। और मार्केट सेल जो है कमोडिटी का वो क्या है, टोटल स्टॉक का एक पार्ट है,
यानी कि सप्लाई भी स्टॉक का ही एक पार्ट है। Excess of present production of the commodity over its present sale. Stock of commodity depends mainly upon the production of commodity, the procurement and price of the commodity, storage and transport cost. तो स्टॉक में ये सारी चीजें भी आती है। स्टॉक ऑफ कमोडिटी किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, यानी कि उस कमोडिटी का प्रोडक्शन कितना हुआ है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसके प्राइस पे डिपेंड करता है कि प्राइस अगर ज्यादा लगा है तो वो सामान अगर नहीं बिका है तो हमने उसको स्टॉक कर दिया, या फिर प्राइस काफी ज्यादा कम है, उतने पे हम नहीं सेल कर सकते हैं अभी, तो हमने उसको स्टॉक में रख दिया। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन सब पे डिपेंड करता है। सप्लाई ऑफ कमोडिटी किस पे डिपेंड करता है? मार्केट प्राइस पे, उस कमोडिटी के मार्केट प्राइस पे। ठीक है, कि मार्केट प्राइस अगर ठीक है बढ़ा हुआ होगा तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे क्योंकि हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, इस तरीके से। स्टॉक हैज टाइम डायमेंशन इन डिफरेंट सेंस, किस किस सेंस में है? ठीक है, कमोडिटी पर वीक, मंथ, हमने मतलब एक हफ्ते की सामान जो है वो स्टॉक करके रखा हुआ है, इसीलिए। एट अ डेट और मोमेंट ऑफ टाइम, हम स्टॉक्स को किस पे? डेट पे और मोमेंट ऑफ टाइम पे शो कर सकते हैं। और सप्लाई के कोई टाइम नहीं होता, टाइम डायमेंशन हैज अ, सप्लाई का भी एक टाइम एंड डायमेंशन होता है। We usually say that supply of a commodity per day, per week, per month, यानी कि इतने दिन में, इतने मंथ में, इतने हफ्तों में ये जो है सप्लाई हो रहा है। हाईली perishable commodities जो होते हैं, the stock and supply would almost be the same। ठीक है, क्योंकि उन आइटम्स को क्या होता है, लॉन्ग पीरियड तक नहीं स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि मिल्क, कर्ड, ब्रेड। तो ये चीजें जो है इनको ज्यादा आप लंबे समय तक स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये स्टॉक और सप्लाई जो होगा दोनों इसका सेम हो जाएगा, क्योंकि इनको आप स्टॉक करेंगे खराब हो जाएंगे। तो ऐसी जो चीजें होती हैं उनको क्या कहते हैं, वहां पे स्टॉक एंड जो सप्लाई होगा दोनों सेम हो जाएगा। इन द केस ऑफ ड्यूरेबल कमोडिटीज, सप्लाई कंसिस्ट ओनली अ पार्ट ऑफ टोटल स्टॉक। ठीक है, अब ड्यूरेबल कमोडिटीज जो है वहां पे क्या होगा, सप्लाई जो होगा उसका एक स्टॉक का टोटल पार्ट है सिर्फ। कैसे, कहां पे? अब देखिए, जैसे हम बात करें प्लास्टिक की, टेबल, चेयर, ये सारी चीजें क्या है, स्टॉक में रख सकते हैं आप, क्योंकि ये इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे। द स्टॉक और इन्वेंट्रीज एनेबल अ फर्म टू मीट टेम्परेरी इन अनएक्सपेक्टेड rise in market demand for the product or a sudden fall in the its production। स्टॉक और इन्वेंट्रीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब टेम्पररी में उनका जो डिमांड अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, मार्केट डिमांड। ठीक है, और सप्लाई और एक्चुअल मार्केट सेल जो है एनेबल द फर्म टू इवन अर्न सेल रेवेन्यू, यानी कि जितना आपने सेल किया उतना आप रेवेन्यू कमा सकते हैं। सप्लाई और एक्चुअल मार्केट में ये चीज है। ठीक है, स्टॉक में आपने रखा और मार्केट में अनएक्सपेक्टेड राइज हो गया प्राइस का, तो उसके बाद क्या हो गया, तो डिमांड जो होगा सडन फॉल हो जाएगा प्रोडक्ट का। ठीक है, तो वो स्टॉक में ही रह जाएगा फिर। स्टॉक ऑफ एनी कमोडिटी हेल्प इन चेकिंग सीवियर फ्लक्चुएशंस ऑफ मार्केट प्राइस। तो स्टॉक में हम क्या कर सकते हैं, मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। ठीक है, स्टीप फॉल इन द प्राइस ऑफ पोटैटोज ड्यूरिंग बम्पर क्रॉप और स्टीप राइज इन प्राइस ऑफ ड्यूरिंग क्रॉप फेलियर। ठीक है, अगर हमने पोटैटो स्टॉक करके रखा है तो हम क्या देखेंगे, फ्लक्चुएशन देखेंगे उसके प्राइस में। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड हाउएवर डिपेंड ऑन द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट ऑफ द कमोडिटी। तो क्वांटिटी का जो सप्लाई होगा वो चेंज होगा फ्लक्चुएशन पीरियड में, पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, और यहाँ पे हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं? प्राइस ऑफ कमोडिटी सप्लाई, यानी कि जो प्राइस क्या है कमोडिटी की जो सप्लाई की जा रही है, यानी कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई। ठीक है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डिमांड और सप्लाई के उस पे फोर्स पे हम डिपेंड करते हैं उसका प्राइस। मान लीजिए हमारे पास सप्लाई काफी कम है, डिमांड काफी ज्यादा है, तो उसका प्राइस इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्सर्ट्स एन इन्फ्लुएंस ऑन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइस में कोई चेंज होगा तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ कमोडिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। वो प्राइस अगर लो हो गया है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उस तरीके से।
द हायर प्राइस ऑफ द कमोडिटी मोर प्रॉफिटेबल द प्रोड्यूसर सप्लाई दैट कमोडिटी, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज। अब प्राइस जो होगा ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सप्लायर क्या सोचेगा, हम उसको ज्यादा सप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी चीजों को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। अब उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई के बीच में, जैसे प्राइस और डिमांड के बीच में था, उसी तरीके से इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। A rise in price of factor of production, its rises its cost production। यानी कि मान लीजिए कि जिस चीज से हमारा जो सामान है वो बन रहा है, रॉ मटेरियल्स, उसका प्राइस जो अगर बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा कि कॉस्ट भी बढ़ेगा प्रोडक्शन का, लोअर प्रॉफिट लो होगा, assuming that receipts from sale remains unchanged। A rise in cost of production of a commodity discourage the production, यानी कि प्रोडक्शन को डिस्करेज कर देगा। बाकी रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ गया, लेबर चार्ज बढ़ गया, तो क्या करेगा, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है भैया, तो क्या करें, नहीं कर सकते हैं ज्यादा प्रोडक्शन हम, ठीक है। तो क्या होगा, तो उसका जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। अ फॉलन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी एनक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है तो सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई जो होगा वो कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा तो सप्लाई जो होगा वो बढ़ जाएगा। अ चेंज इन price of one factor of production will cause change in the relative profitability of producing different commodities, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीज, अगर इनका प्राइस बढ़ा तो ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा पैसा जो है आप उसमें मार्जिन नहीं ले सकते हैं, मार्जिन नहीं लेंगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो मन नहीं करेगा वो सप्लाई करने का, मेहनत करने का, ठीक है। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, दूसरे गुड्स के भी प्राइस पे डिपेंड करता है। अदर थिंग्स अनचेंज द सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी विल फॉल एज द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी राइज, ठीक है। सप्लाई जो एक कमोडिटी का घट जाएगा जब दूसरे कमोडिटी के प्राइसेस जो है बढ़ जाएंगे, तो प्रोड्यूसर्स क्या सोचेंगे, जिसका प्राइस हाई है उसी चीज का सप्लाई करते हैं। अब ये ऐसा क्यों होगा, नॉर्मली अ प्रोड्यूसर चूज दैट कमोडिटी फॉर प्रोडक्शन विच अर्न हिम हाईएस्ट प्रॉफिट, यानी कि जो ज्यादा प्रॉफिट देगा उसी चीज को हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। स्टेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। नॉलेज चेंजेस ओवर टाइम अलोंग विद द मेथड्स एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी आल्सो अंडरगो अ चेंज। द इंक्रीज इन द नॉलेज अबाउट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नॉलेज जो है टेक्नोलॉजी के लिए बढ़ाना पड़ेगा। द मेथड ऑफ प्रोडक्शन लीड टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स ऑलरेडी बीइंग प्रोड्यूस्ड टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या होगा, जो मतलब ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होंगे एक साथ बन पाएंगे, है ना। अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो अब ज्यादा चीजें एक साथ बना पाएंगे तो ज्यादा सप्लाई एक साथ होगा, तो टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। गोल ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के गोल पे भी डिपेंड करता है। द ऑब्जेक्टिव विद विच द प्रोड्यूसर अंडरटेक्स प्रोडक्शन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो प्रोड्यूसर है वो जिस ऑब्जेक्टिव से प्रोड्यूस कर रहा है बाकी चीजें, उस पर भी डिपेंड करता है। द गोल ऑफ द प्रोड्यूसर मे बी मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट, ठीक है, मैक्सिमाइज सेल, द कैप्चर द मार्केट इन द लॉन्ग रन। तो प्रोड्यूसर के गोल पे भी डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा प्रॉफिट वो लेना चाह रहा है और कितना ज्यादा मतलब उसका क्या गोल है, कितना सप्लाई करने का है। अगर वो ज्यादा मतलब ध्यान देगा, अच्छे से ज्यादा सप्लाई कर पाएगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो उसके प्रोड्यूसर के गोल पे डिपेंड करता है। दूसरे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर, देयर कैन बी मैनी अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई, जैसे एक्सपेक्टेड चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर चेंज आ गया, फियर ऑफ वॉर, वॉर का फियर होगा, जैसे हमने सप्लाई तो कर दिया यार, प्रोड्यूस कर दिया, लड़ाई वड़ाई स्टार्ट हो गई, फिर क्या करेंगे, हमारा सामान सारा खराब हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेटिक कंडीशन, एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइसेस, ग्रोइंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन्फ्लुएंसिंग, यानी कि इनकम में इनइक्वालिटीज, लोगों की इनकम सबकी सब बराबर नहीं होती है ना। द डिमांड ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ goods, hence making them more profitable to
प्रोड्यूस। ठीक है, अलग अलग पर्टिकुलर टाइप की जो गुड्स होगी उनकी डिमांड होगी तो क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा प्रोड्यूस करना, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो। ठीक है, अब क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू us to analyze effect of simultaneous change in all factors which influence the supply of commodity. Therefore, normally we think of a situation where one of the factor influencing supply chain assuming other factors are unchanged. यानी कि एक फैक्टर अगर जहां पे सप्लाई चेंज हो रहा है तो दूसरे फैक्टर्स जो है उनको हमें अनचेंज्ड अज्यूम करना पड़ेगा. Then work out the effect of a change in that factor of the quantity of the commodity supplied by a producer or a group of producers. ठीक है, तो इतना हमने आज क्या है, सप्लाई का जो है एक ओवरव्यू देख लिया कि ठीक है सप्लाई के कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. अब नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है लॉ ऑफ सप्लाई. नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है. तो हम लोग सप्लाई वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है, जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, सेम टू सेम उसी तरीके से हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ सप्लाई. तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, लॉ ऑफ डिमांड में था कि प्राइस पे डिपेंड करता है सब कुछ. ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है, टोटल रेवेन्यू इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी सोल्ड. यानी कि टोटल रेवेन्यू कैसे होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, ये होता है. ठीक है, टोटल कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये है क्वांटिटी सोल्ड. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो गया होगा. टोटल रेवेन्यू यानी कि कितना हम कमाते हैं वो कैसे निकलता है, जितना प्राइस होगा और जितनी क्वांटिटीज हम बेचेंगे. ठीक है, और कितना हमारा कॉस्ट निकलता है, यानी कि कितना खर्चा हुआ है प्रोडक्शन करने में और कितने क्वांटिटीज हमने प्रोड्यूस की है, तो उससे हमें टोटल कॉस्ट निकल जाएगा कि कितना खर्चा हुआ है टोटल. ठीक है, तो आपको एक मैन्युफैक्चरर की तरह सोचना है. अब उसके बाद जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं यानी कि जितने का सामान बेचा और जितने का सामान बनाया है माइनस कर दिया दोनों को तो प्रॉफिट निकल गया. मान लीजिए कि आपने 150 का सामान बेचा है और आपका जो लागत था वो 100 रुपए था सामान को बनाने में, किसी भी गुड को बनाने में, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 50 रुपीज हो जाएगा. सिमिलर उसी तरीके से टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू यहाँ पे देखिए, टोटल रेवेन्यू क्या है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, यानी कि कितनी क्वांटिटीज जो है आपने सेल की है और कितने प्राइस पे सेल की है. मान लीजिए आपने 5 क्वांटिटी सेल की है 50 रुपीज के प्राइस पे, तो कितनी टोटल रेवेन्यू आपका कितना होगा, 250 होगा, है ना. तो 250 आपका टोटल रेवेन्यू हो गया. और टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कितनी क्वांटिटीज आपने बनाई है, मान लीजिए आपने 5 क्वांटिटीज बनाई है, 5 चीजें बनाई हैं और कितने प्राइस पे, 50 रुपए में आपने बेची हैं, तो मान लीजिए आपने 20 रुपए में बनाई है. ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया, 100 हो गया टोटल कॉस्ट. अब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो है प्रॉफिट निकल जाएगा. तो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट ये आ रहा है हमारा 150 क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया. ठीक है, 150 का हमारा प्रॉफिट हो गया. तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई. हायर प्राइस का मतलब क्या है, ज्यादा प्रॉफिट. ठीक है, और इसमें क्या होगा, दूसरे फैक्टर्स जो रहेंगे वो सिमिलर रहेंगे, प्राइस बढ़ी है बस लेकिन उसकी क्वालिटीज जो है प्रोडक्ट की वो उतनी ही रहेगी. तो दूसरे फैक्टर्स को क्या कहते हैं, सिमिलर रहते हैं. ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा प्राइस के और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट के बीच में, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई. जैसे कि डायरेक्ट प्रोडक्शन था प्राइस में और डिमांड ऑफ प्रोडक्ट में, तो उसे कहते थे हम लॉ ऑफ डिमांड. तो यहाँ पे उसका उल्टा हो गया, प्राइस तो सेम ही है लेकिन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट की यहाँ पे बात आ गई है. ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा. अब ये जो है ये डेफिनेशन आपको याद करनी है लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में. द लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, यानी कि प्राइस
जो है कमोडिटी का इंक्रीज होगा, द क्वांटिटी सप्लाइड पर यूनिट ऑफ टाइम ऑफ दैट कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो क्वांटिटी का जो सप्लाई होगा वो भी इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी का सप्लाई भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट चाहिए ना, इसीलिए। assuming all other factor influencing supply remain constant, ठीक है, बाकी जो जितने भी फैक्टर्स है ना और सप्लाई है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर हम 5 क्वांटिटीज का मतलब जो उसकी क्वालिटीज है या फिर जितने भी फैक्टर्स है, बाकी जो बनाने में कितना खर्चा लगा है, वो सब चीजें जो है वो सब सेम रहेंगी, उन फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई हमारा बताता है। द लॉ होल्ड गुड ओनली ऑन अजम्पशन दैट अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ये इसका अजम्पशन है कि बाकी जो फैक्टर्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, तो अजम्पशन में आप ये भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है? इन दिस डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी, the change in supply is caused by the change in price, ठीक है। सप्लाई में जो चेंज आया वो क्यों आया है? क्योंकि प्राइस में चेंज आया, प्राइस बढ़ी है इसलिए सप्लाई भी बढ़ा है, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगा, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सप्लाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है। प्राइस राइज लीड्स टू सप्लाई राइज, प्राइस is true and the statement that supply rise leads to price rise is false। सप्लाई बढ़ी है तो प्राइस बढ़ेगी, ये चीज गलत है, लेकिन प्राइस बढ़ी है और सप्लाई बढ़ेगा, ये चीज बिल्कुल सही है। प्राइस के इफेक्ट से सप्लाई इंक्रीज होगा, लेकिन सप्लाई के इंक्रीज से प्राइस इफेक्ट होगा, ये गलत है, ठीक है। प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्राइस जो है वो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सप्लाई जो है क्वांटिटी सप्लाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट किस पे है? क्वांटिटी सप्लाई डिपेंड करता है किस पे? प्राइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है। उसके बाद चलते हैं सप्लाई फंक्शन पे। सप्लाई फंक्शन क्या है? शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन, मतलब हम किस पे डिपेंड करता है हमारा जो सप्लाई फंक्शन है, ठीक है। आपने डिमांड वाला पढ़ लिया इसलिए आपको ये समझना जो है वो और इजी हो गया होगा, ठीक है। इसके वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, thus the supply of commodity can be put as a function of price that commodity, the price of all other commodities, यानी कि price of commodity 1 2 3 up to price of commodity n, ठीक है। उसके बाद क्या करता है डिपेंड? उसके बाद और किन चीजों पे करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कितनी लगी है, कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता ही है। कौन कौन से फैक्टर्स रहे हैं प्रोडक्शन में, जैसे कि लैंड, लेबर, मशीनरी, ये सारी चीजें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब दिस रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग सिंबल, तो इससे हम ये जो सिंबल्स हैं इससे हम पूरा यूज कर सकते हैं। अब देखिए P क्या है? P है प्राइस ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज, जितनी भी कमोडिटीज लगी हैं। मान लीजिए कि हमें कोई भी बिस्किट बनाना है, बिस्किट बनाना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए? उसमें आटा चाहिए, शुगर चाहिए, चीनी, ठीक है। अब चॉकलेट वाला बिस्किट बनाएंगे तो चोको चाहिए। तो ये सारी चीजें जो लगेंगी इनका जो भी प्राइस होगा उसको सम करेंगे हम क्वांटिटी सप्लाई में, ठीक है। और जितनी भी कमोडिटीज यूज हुई है उसके मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद क्या है? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हुए हैं सबका प्राइस उसमें हम डालेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो यूज हुआ है, उसके बाद प्रोड्यूसर का गोल क्या रहा था, ये सारी चीजें इसमें होगी, तो सप्लाई फंक्शन ऐसे बनता है, ठीक है। EI जो है वो इंडिकेट करता है अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई, तो और क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो इन द लॉ ऑफ सप्लाई वी ओनली कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन QS एंड FP1, यानी कि क्वांटिटी एंड फैक्टर ऑफ प्राइस, और बाकी सब क्या है? कांस्टेंट रहेगा। तो ये इस स्पेसिफिक टर्म से हम क्या कर सकते हैं? स्टेट इन लॉ ऑफ सप्लाई दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर फॉर सेल विल इंक्रीज
जैसे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, प्राइस डिक्रीज होगा, ठीक है, एंड एज द प्राइस फॉल्स अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी चीजें जो है कांस्टेंट रह जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बताता है लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई सबको क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं सप्लाई शेड्यूल पे। सप्लाई शेड्यूल पे, अब सप्लाई शेड्यूल हमें क्या दिखाता है, अलग अलग प्राइसेस पे कमोडिटीज के क्वांटिटीज विच प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई, ठीक है, अलग अलग प्राइसेस पे, कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस पे जो कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है पर यूनिट ऑफ टाइम, एक यूनिट ऑफ टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक इमेजिनरी डाटा लेंगे, देखिए प्राइस ऑफ पेन 2 रुपए है, तो कितना, एक महीने में कितना सेल करेगा, 25,000, ठीक है। अब 3 रुपए हो गए तो कितना सेल कर रहा है, 40,000 पर मंथ। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं ना, सप्लाई इंक्रीज, 6 हुआ तो 70 हो गया, 5 है तो 60 है, 4 है तो 50 है, ठीक है। तो जैसे जैसे सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। बस सिंपल सा, इतनी राम कहानी का सिंपल सा एक फंडा आता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसके पीछे सप्लाई भी बढ़ेगा, और प्राइस जो है इंडिपेंडेंट फैक्टर है, सप्लाई जो है डिपेंडेंट है। अब उसके बाद आते हैं हम सप्लाई कर्व पे। आप लोगों को याद होगा डिमांड कर्व जो था वो हमारा ऐसे था, डाउनवर्ड स्लोपिंग था, सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड क्यों था, क्योंकि डिमांड कर्व में इनवर्स रिलेशनशिप था प्राइस और डिमांड के बीच में, यहाँ पे सप्लाई और प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये डिमांड, ये जो हमारा कर्व बना है ये ऊपर ये जो बना हुआ है इस ग्राफ के बेसिस पे बना है हमारा कर्व, ठीक है। जैसे 2 रुपए था तो कितना सेल किया यहाँ पे 30 मान लीजिए, 3 रुपए हुआ तो 40 हो गया, फिर 5 रुपए होगा तो 60 हो गया, 6 रुपए होगा या 6 रुपए होगा तो 70 हो गया। तो ऐसे ये डिमांड कर्व इस तरीके, ये सप्लाई कर्व इस तरीके से बना है, ये हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे इन्होंने सप्लाई कर्व को बनाया है। अब देखिए एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब कौन कौन से एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ सप्लाई में, क्वेश्चन आ सकता है। तो नॉन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, अब कुछ केसेस में हम क्या देखते हैं, द एंटरप्राइज में नॉट बी परसुइंग द गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, यानी कि जो कंपनी है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अचीव नहीं कर पाते जितना उनका गोल होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है ना भी प्रोड्यूसर का कुछ ना कुछ गोल होता है। तो उस केस में क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड में बी इंक्रीज इवन व्हेन द प्राइस डजंट राइज, ठीक है। तो उस केस में हम क्वांटिटी सप्लाई जो है वो बढ़ा देंगे, प्राइस नहीं भी बढ़ेगा तब भी हम क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा देंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, इफ फेम वांट्स टू मैक्सिमाइज सेल इवन इफ प्राइस रिमेन्स अनचेंज, अगर जो फेम है यानी कि फेम जो है उसका क्या गोल है, गोल है कि हमारा जो सामान है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो, तो वो क्या करेगा, प्राइस को कांस्टेंट रखेगा और सप्लाई को बढ़ा देगा। इट मे लाइक टू इंक्रीज सेल सो दैट टोटल रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज, अब सेल बढ़ेगी तो टोटल रेवेन्यू अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। इसको सिंपल सा लिख सकते हैं, समटाइम द फेम मे बी इंटरेस्टेड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, इन द शॉर्ट रन इट मे परस्यू सम अदर गोल। उसके बाद फैक्टर्स अदर देन प्राइस नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट, factors other than price not remaining constant. The law of supply was stated on the assumption of the factors other than the price of commodity remains constant.
यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई जो है उस अजम्पशन पे भी बेस कर सकता है, जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वी नोटिस फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, रियलिटी में क्या होता है, प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं। जैसे कि क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी में फॉल एट गिवन प्राइस इफ द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज शो अ टेंडेंसी टू राइज। यानी कि जो दूसरी कमोडिटीज के जो प्राइस हैं वो अगर बढ़ जाते हैं, द चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अगर टेक्नोलॉजी में भी चेंज आता है तो क्वांटिटी सप्लाइड में भी चेंज आ सकता है। यानी कि मान लीजिए पहले कोई मशीन थी हमारे पास जो कि 10,000 कोई भी क्वांटिटी एक दिन में प्रोड्यूस कर रही थी, अब एक नई मशीन हम लेके आए हैं जो 20,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्वांटिटी में अपने आप ही चेंज आ जाएगा कि प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आया। कमोडिटी इवन इफ द प्राइस दैट कमोडिटी डज नॉट अंडरगो अ चेंज। ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, बाकी फैक्टर्स में अगर मतलब कोई चेंज आता है तब वहां पे भी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होता है। अब देखिए ये आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स, ये पूरा जो हमने पढ़ा है उसी में से है। प्रोड्यूसर सप्लाई मोर एट अ डैश प्राइस देन एट अ डैश प्राइस। कौन से प्राइस पे प्रोड्यूसर सप्लाई करता है ज्यादा, ठीक है, देन लेस प्राइस, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करता है, कम प्राइस पे कम सप्लाई करता है। ठीक है, सप्लाई कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। तो ये सारे क्वेश्चंस और ये ट्रू फॉल्स वगैरह उसी पैराग्राफ से आपको करने हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो इसमें हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट क्यों होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले चलिए आज ये खत्म कर लेते हैं। जो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई पहले कितना था और अब कितना है, उसमें कितना चेंज आया है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर अ सेल ऑन अकाउंट ऑफ अ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऑल अदर फैक्टर्स टू बी कांस्टेंट। यानी कि मान लीजिए पहले जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई थी वो 50 के थी, अब हमारी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो 40 के है, तो क्या हो गया, कम हो गया ना पहले से। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स प्रोवाइडेड द लॉ ऑफ सप्लाई। ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जब प्राइस ऑफ कमोडिटी गिरेगी यानी कि प्राइस जो होगी वो कम होगी और उसके बाद सप्लाई भी कम हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब प्राइस जो है वो बढ़ेगी और उसके बाद सप्लाई जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉल हुई है तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। अब 40 के थी, अब उसके बाद 40 से कितनी हो गई, 50 हो गई, तो ये क्या हो गया, एक्सटेंशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये भी। तब यहाँ पे इसी चीज को समझाया गया है। देखिए ग्राफ आप जो है, ग्राफ बहुत अच्छे से करिएगा। इकोनॉमिक्स की दूसरी पहचान जो है वो ग्राफ ही है। यहाँ पे ग्राफ आपको सारे करने हैं, ग्राफ कोई भी नहीं छोड़ना है, इसलिए मैं ग्राफ को अच्छे से बता रही हूँ, सभी ग्राफ्स को। तो यहाँ पे आप देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही सप्लाई जो होगा वो फॉल होगा, यानी कि B टू A आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगा। B टू C जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होगा। सप्लाई यहाँ पे पहले मान लीजिए B है, B कितना है, 30 है, 30 है सप्लाई आपका। अब 30 से आ गया सप्लाई कहाँ पे, 20 पे, तो कितना होगा ये, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई। और यहाँ पे 30 से चला गया 40 पे, तो क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। मेन सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस बढ़ा है 3 रुपए से 4 रुपए, तो सप्लाई भी बढ़ गया है।
3240, ठीक है। और अगर प्राइस ये देखिए यहाँ पे 4 रुपए हो गया ना, तो सप्लाई भी हो गया 40, यहाँ पे प्राइस 2 रुपए हो गया है तो सप्लाई भी हो गया 20। तो क्या हो गया, ये नीचे आ गया तो कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर चला गया तो एक्सटेंशन, सिंपल। कम हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन, ज्यादा हो गया तो एक्सटेंशन, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चेंज इन सप्लाई क्या होता है, अगर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी undergo a change because of factors other than price of commodity we call in change in supply। यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से जो प्रोडक्शन होगा वो भी अगर कम हो जाएगा तो उसे मतलब चेंज हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, हम चेंज इन सप्लाई कहेंगे। अब ये भी टू टाइप्स के होते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। अभी जो हमने पढ़ा वही चीज है ये भी। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाइड फॉल्स एट द सेम प्राइस, इट इज डिक्रीज इन सप्लाई। प्राइस जो है 50 ही है और क्वांटिटी जो है हम पहले कितनी ले रहे थे, पहले हम ले रहे थे 100, अब हम लेने लग गए 90। तो ये क्या हो गया, पैसे तो हमें उतना ही पे करने हैं जितना हम पहले पे कर रहे थे, लेकिन हमने क्या किया है, अपनी जो क्वांटिटी है वो घटा दी है। तो ये क्या हो गया, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। प्राइस जो है सेम ही रहेगा और सप्लाई हमने फॉल कम कर दिया। If represented in the form a curve imply leftward shift of the supply, ठीक है। Increase in supply, तो इसका कर्व कैसा बनेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट का बनेगा, फॉल का। मतलब इस तरीके से था तो यहाँ पे था, थोड़ा नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाइड इंक्रीज, सेम प्राइस है और ये चेंज हुआ है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट, सेम प्राइस होगा बढ़ जाएगा तो राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई। यानी कि मान लीजिए प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है, प्राइस कितना है 3 था पहले, क्वांटिटी पहले ज्यादा था अब कम हो गया तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। डिक्रीज इन सप्लाई कहेंगे हम इसे। क्वांटिटी ऑफ commodity supply increases at the same price is known as increase in supply। तो ये डिक्रीज हो गया, अब इंक्रीज का देख लीजिए कैसे होगा, सेम प्राइस है, इतनी क्वांटिटी थी अब इतनी हो गई, इधर हो गया तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई, राइज इन सप्लाई implies rightward shift supply curve showing the producer willing to supply more at each price। फॉल इन सप्लाई implies leftward shift। तो ये शिफ्ट जो है कर्व का किधर जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। हाँ यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरीके से, डिक्रीज इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई। देखिए ये ऐसा है, अब यहाँ से ऊपर की तरफ गया है तो ये डिक्रीज हो गया, यहाँ से नीचे की तरफ आया तो इंक्रीज हो गया। ये प्राइस था, कांस्टेंट है प्राइस, तो सप्लाई जो है वो यहाँ पे कम हुआ है, सप्लाई यहाँ पे बढ़ गया है इस तरीके से, तो शिफ्ट इन सप्लाई होगा। वाई सप्लाई कर्व शिफ्ट, तो रीजन फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन, समझ चुके हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम देखेंगे द रीजन फॉर चेंज इन सप्लाई बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पे उसके रीजंस दिए हुए हैं। तो हम पहला देखते हैं, पहला क्या रीजन है, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, दूसरी कमोडिटीज के प्राइस में जब चेंज आता है, ठीक है। अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन क्वेश्चन एट ईच प्राइस बिकॉज रिलेटिव प्रॉफिट फ्रॉम सप्लाइंग अदर प्रोडक्ट फॉल, ठीक है। तो दूसरे प्रोडक्ट की जो प्रॉफिट्स है वो कम हो जाएगी तो क्या होगा, सप्लाई जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, and increase in the price of other commodities decrease the supply of commodity in question at each price। अब दूसरी कमोडिटी का सप्लाई इंक्रीज होगा तो इस कमोडिटी का सप्लाई जो होगा अपने आप फॉल हो जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरी कमोडिटीज का सप्लाई फॉल होगा तो इस कमोडिटी का सप्लाई अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर दूसरी कमोडिटीज में लॉस हो रहा है यानी कि अच्छा बेनिफिट प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो इसका सप्लाई बढ़ा दिया जाए
ताकि हमें प्रॉफिट अच्छा आ सके। तो सब कुछ प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन के जो भी फैक्टर्स हैं उसके प्राइस में चेंज आना। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी टेंड टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। प्राइस बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कि कर्ड यानी कि दही, दही किससे बनता है? दही बनता है दूध से। दूध का प्राइस जो है वो बढ़ा तो क्या हो गया? दही का क्या होगा? सप्लाई थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि बेनिफिट ही नहीं होगा, फायदा नहीं होगा ना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज एट अ गिवन प्राइस, प्रॉफिट जो होगा वो कम हो जाएगा। अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन मेकिंग कमोडिटी लीड टू एन इंक्रीज इन सप्लाई। और अगर दूध का प्राइस जो होगा वो कम हो जाएगा तो क्या होगा? दही की जो सप्लाई होगी वो अपने आप ही बढ़ जाएगी क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है वहां पे। उसके बाद क्या है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब एन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी नॉर्मली लीड्स टू फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी अच्छा हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप ही कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास होगी तो हम कोई ना कोई और जरिया निकाल लेंगे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने का। तो लॉस इन टेक्निकल नॉलेज विल लीड टू अ फॉल इन सप्लाई। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज में अगर कमी है तो क्या होगा? सप्लाई में फॉल आ जाएगा हर प्राइस के साथ। अब उसके बाद चेंज और एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स। अब समटाइम्स क्या होता है? सप्लाई ऑफ कमोडिटी में चेंज बिकॉज द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये हमने डिमांड में भी पढ़ा था। सप्लाई कब कम हो जाएगा? जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज आ जाएगा, जैसे कि टैक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर फियर ऑफ वॉर, या फिर चेंजिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, wealth, the demand of particular type of goods, making it more or less profitable to produce the commodity। वहां पे क्या होगा? प्रोड्यूसर जो है अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में भी सोचेगा कि हमारा अगर प्रॉफिट कम हो गया तो इसकी वजह से वो अपना जो सप्लाई है वो कम कर सकता है। अगर प्रोड्यूसर जो एक्सपेक्ट करता है ज्यादा प्रॉफिट बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर, सप्लाई इंक्रीज, तो सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि चेंज इन अदर फैक्टर की वजह से मतलब अदर फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई बढ़ाने में प्रॉफिट है तो वो सप्लाई को बढ़ा देगा। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि हमें कम प्रॉफिट है बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, तो वो क्या करेगा? सप्लाई को कम कर देगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं? तो सबसे पहला क्या होता है? पॉइंट मेथड। सबसे पहले आता है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड को हम परसेंटेज मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। और इसका मेन पॉइंट जो होता है, रिमेंबर अबाउट दिस मेथड, इट employed only when the changes in price and quantity are very small। तो पॉइंट मेथड तब यूज होता है जब जो चेंजेस हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में वो काफी ज्यादा कम हो, तब हम यूज करते हैं पॉइंट मेथड। दूसरा क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के कई पार्ट्स होते हैं, देखिए। The outlay method to measure price elasticity of demand is used whenever the changes in price, the change in price and demand are not small। जब ये small नहीं होता, इनके मतलब प्राइस या डिमांड में जो चेंज हुआ है वो काफी ज्यादा कम नहीं होगा। जैसे कि अगर प्राइस और डिमांड में जो चेंज हुआ है वो 0.1 या फिर 0.11 या फिर 1, थोड़ा बहुत अगर चेंज आता है ना तो पॉइंट मेथड यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर चेंज काफी बड़ा हो, डिफरेंस काफी बड़ा हो, जैसे कि 5 रुपए का बदलाव आ गया, 50 रुपए का बदलाव आ गया, 1000 रुपए का बदलाव आ गया, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो बात ये आती है, इट ओनली हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश थ्री सिचुएशंस। अब ये जो हमें हेल्प करता है वो कहाँ हेल्प करता है? 3 सिचुएशंस में हेल्प करता है। पहला क्या है? वेदर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 और यूनिटी। जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 या फिर यूनिटी के इक्वल होगा। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 और यूनिटी, मतलब 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, वेदर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 एंड यूनिटी। ठीक है, ये तभी हमें मेजर करने में हेल्प करता है जब जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो 1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 3 जो मेथड्स है यहाँ पे हम इसको मेजर करते हैं। उसके आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे कि प्राइस कितना है, किसी भी क्वांटिटी का प्राइस 5 रुपीज था, 5 से होके कम हो गया, यानी कि इसका डिफरेंस 1 रुपए है।
फिर उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है कमोडिटी की वो 20 यूनिट थी 5 रुपए में, अब 20 से 25 यूनिट हो गई। यहाँ पे इसका 5 यूनिट का डिमांड जो है वो इंक्रीज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 1 रुपए कम हुआ तो डिमांड पांच लोगों की डिमांड ज्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको आउटले निकालेंगे अगर, तो 5 इंटू 20 100, 4 इंटू 25 100, दोनों का आउटले इन रुपीज निकालेंगे तो 100 ही आ रहा है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है आउटले में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका सेकेंड जो एग्जांपल है वो देखते हैं, तो कोई चेंज नहीं है, तो यानी कि वो इज इक्वल टू 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस जो है वो कम हुआ है 1 रुपए, यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ा है 2 यूनिट्स इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे जो आउटले इन प्राइस है उसमें क्या चेंज है, वो कम हो गया है। देखिए यहाँ पे कितना कम हो गया है, 28 यूनिट्स जो है वो कम हो गया है 28। ठीक है, और इसमें थर्ड वाले में क्या है, हमने देखा कि प्राइस जो है वो कम हुआ है, तो क्वांटिटी डिमांडेड का जो यूनिट जो है काफी ज्यादा है, 10 का डिफरेंस है यहाँ पे, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो +20 का है। यहाँ पे -28 था, वहां पे 0 था, और यहाँ पे +20 है। तो यहाँ पे हमने इन तीनों को जो देखा है, तो इन तीनों को अब देखते हैं। जहां पे विद फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी 5 से 4 रुपए टोटल स्पेंड द कमोडिटी आउटले रिमेन 100, यानी कि जो टोटल स्पेंड यानी कि टोटल जो भी हमें खर्चा करना था वो कितना था, 100 ही था। और उस सिचुएशन में क्या हुआ, यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि 100 इज इक्वल टू 100, इक्वल ही रहा है हमेशा, कुछ भी बढ़ा या घटा नहीं है। तो इसको जब हम काटेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यूनिटरी इलास्टिक हो गया, ये यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाएगा इसे। सेकंड वाले में क्या है, 5 to 4 हुआ, 100 to 88 हुआ, यानी कि माइनस हो गया। अब इसे हम 100 अपॉन में 88, अगर इसको हम काटेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 1 से ज्यादा आ रहा है। अब थर्ड वाला जो मेथड है हमारा, थर्ड वाला जो हमने देखा एग्जांपल, उसमें क्या था, 5 to 4 हुआ और 100 to 120 हुआ। तो 100 अपॉन में 120 अगर हम करेंगे काटेंगे तो 0 पॉइंट कुछ होगा, तो यानी कि ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है, और ये इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये चीज समझी थी किस तरीके से हम करते हैं इसको। थर्ड क्या है, ज्योमेट्रिकल मेथड है। ज्योमेट्रिकल मेथड में हम यहाँ पे ज्योमेट्री में बना के हम देखते हैं इसको कि कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द गिवन डिमांड कर्व, is measured as follow on any point on straight line curve। स्ट्रेट लाइन कर्व जो है हमारा, उस पे हम मेजर करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर लग गया तो यहाँ पे ये कम है ये ज्यादा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना बढ़ा है कितना घटा है यहाँ से हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस। प्राइस हम देखेंगे, प्राइस हमारा कितना था, इतना बढ़ा। ठीक है, क्वांटिटी हमारा कितना इंक्रीज हुआ, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, यानी कि प्राइस ज्यादा क्वांटिटी कम। फिर प्राइस और ज्यादा होगा तो क्वांटिटी और कम हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, प्राइस और कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस और कम हुआ क्वांटिटी और बढ़ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डिमांड कर्व को यहाँ पे देखते हैं। पॉइंट जो है के बी बाई ए के है, के बी बाई ए के है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे के बी और यहाँ से यहाँ ए के। तो के बी जो हमने देखा है यहाँ पे, के बी जो है वो के ए के से ग्रेटर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए के बी जो है वो ए के से ज्यादा है। के बी इज ग्रेटर देन ए के। ठीक है, आगे चलते हैं। तो और इसके बाद का हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये वाला ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कहाँ पे जो होगा वो यूनिटरी इलास्टिक होगा और कहाँ पे इन्फिनिटी होगा। तो जब हम इस ग्राफ पे आएंगे तो हम जब भी हम देखेंगे कि यहाँ पे ए पॉइंट पे आता है तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है वो इन्फिनिट में चला जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। और ये बीच वाला जो पॉइंट है जहाँ पे हम काटते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1 होता है, और बीच वाले पॉइंट से अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और नीचे की तरफ जो होता है तो वो लेस देन 1 हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम आते हैं
तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। और इसको हम इस मेथड में भी देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। यहाँ पे देखिए, अब if all such rectangle are constructed whose area is equal to each other, then the curve drawn joining all such point, demand curve, which has the same price elasticity demand through the curve. Such curve is known as demand curve, which has unitary price elasticity of demand. Such demand curve is also referred to rectangular hyperbola. तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से भी हम दिखा सकते हैं। देखिए, प्राइस यहाँ पे था और क्वांटिटी यहाँ थी। प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हुई। तो कितना इंक्रीज हुई, कितना डिक्रीज हुई? ए टू बी और बी टू डी। मतलब ये आपको दिखा रहा है कि मतलब डिमांड कर्व में कितना मतलब डिफरेंस आया है। ए टू बी का जो डिफरेंस है यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। ठीक है, पहले ए था, ए पे था पॉइंट जो भी डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का था, फिर पॉइंट बी पे आ गया, यानी कि इतने का डिफरेंस आया है। तो यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से ये देखा कि कितने का डिफरेंस आया है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और उसके बाद फिर आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मदद करते हैं बताने में। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस पे मैंने एक अलग से प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में अलग से इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां पे देख लें, उसको ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। वहां पे जो नेचर ऑफ कमोडिटी है, कमोडिटी का जो नेचर है वो किस किस तरीके से होता है। एक तो नेसेसिटीज होती है हमारी, दूसरा हम कंफर्ट्स के लिए खरीदते हैं, तीसरा जो होता है लग्जरियस आइटम होते हैं। तो वहां पे जो नेसेसिटीज होती हैं वहां पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज्यादा मतलब लो नहीं जाएगा, क्योंकि जो जरूरत है वो तो हम खरीदेंगे ही। कंफर्ट्स के मामले में वो बढ़ भी सकता है, आपके इनकम पे डिपेंड करता है। लग्जरीज में जो रिच लोग होंगे, उन जिनकी हायर इनकम होगी, वो लग्जरीज डिमांड करेंगे। ठीक है, जो लग्जरीज है, सिंस दे आर परचेज बाय पीपल हु हैव हायर इनकम, द डिमांड डज नॉट चेंज मच विद चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो वो प्राइस के चेंज के साथ नहीं चेंज होंगे। कंफर्ट्स वाले जो हैं वो जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। कंफर्ट्स, द चेंज इन प्राइस मेक द कंज्यूमर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा इलास्टिक हो सकता है, ज्यादा डिमांड चेंज होगी तो। और जो नेसेसिटीज हैं उसमें हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, नॉट बी एबल टू रिड्यूस मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ व्हीट। ठीक है, अगर हम गेहूं वगैरह की बात करें तो हम ज्यादा उसकी रिड्यूस नहीं कर सकते हैं डिमांड। उसके बाद होता है नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट जो होते हैं। सब्सटीट्यूट जो होते हैं सभी गुड्स के सब्सटीट्यूट नहीं होते। व्हीट, सॉल्ट का सब्सटीट्यूट आप क्या लेके आएंगे, तो इनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होगा। तो इसका जो लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है इन कमोडिटीज में। ठीक है, वुल, कॉटन, सिंथेटिक, ये भी एग्जांपल्स हैं, इनके भी सब्सटीट्यूट नहीं होंगे। नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी, उस कमोडिटी के यूजेस कितने हैं, जितने भी ज्यादा ग्रेटर द नंबर ऑफ पॉसिबल यूजेस ऑफ कमोडिटी ग्रेटर इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जितने उसके यूजेस होंगे उतना ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। ठीक है, जैसे कि कोयला है, कोयले को हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, पावर जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके काफी सारे यूजेस है, इसलिए इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, बटर, इसी तरीके से बटर का यूज भी है। ठीक है, प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी, तो लेवल ऑफ प्राइस विल आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस का जो लेवल है उसका भी इम्पैक्ट होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। जैसे कि मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स है तो इसका प्राइस जो है काफी कम है, तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो काफी कम होगी। जो कार है उसका प्राइस जो है वो काफी ज्यादा है, तो उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, पर्सन हु हैव वेरी हाई इनकम्स, तो वो ज्यादा मतलब इसकी डिमांड करेंगे। मीडियम प्राइस कमोडिटी जो है एग्जॉस्ट फैन है, तो इसकी मोर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। यानी कि अगर प्राइस काफी ज्यादा हो या फिर प्राइस काफी कम हो तो उनकी जो, ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी उनकी वो काफी कम होगी, प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो काफी कम होगी। जो मीडियम वाली चीजें होंगी उनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी उन चीजों से। ठीक है,
अब ये काफी सारे फैक्टर्स हैं जो हम इस टेबल में देख सकते हैं। टुवार्ड्स इलास्टिसिटी अगर हम जाएं और टुवार्ड्स इनइलास्टिसिटी जाएं, तो ये इन्होंने जो देख रखा है कि इलास्टिसिटी की तरफ जो होता है वो लॉन्ग पीरियड में चलने वाली जो चीजें होती हैं वो होती हैं, और जिनकी जो सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, जिनके सब्स्टिट्यूट कम अवेलेबल होते हैं उनकी वो इनइलास्टिक होते हैं, मतलब उनका प्राइस, उनका जो सामान सब्स्टिट्यूट अगर मिलेगा नहीं तो ना तो डिमांड में ज्यादा कमी आएगी ना डिमांड में ज्यादा बढ़ोतरी आएगी। ठीक है, और लग्जरीज और कंफर्ट्स गुड जो होते हैं उनका मतलब कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। नेसेसिटीज में तो उतना ही चलेगा। तो इन इन चीजों को आप एक हमारा मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे एक और वीडियो बनी हुई है जिसमें बोर्ड पे समझाया गया है पूरा, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं और वो आपको बहुत क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस फिक्सेशन बाय मोनोपोलिस्ट। तो मोनोपोलिस्ट जो होते हैं वो प्राइस फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट मतलब सिंगल जो सेलर होता है वो, तो मोनोपोलिस्ट इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन चेंजिंग हायर प्राइस फ्रॉम द कंज्यूमर। तो मोनोपोलिस्ट जो होते हैं वो हमेशा से सोचते हैं कंज्यूमर से ज्यादा प्राइस लिया जाए। तो अगर वो आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज लो, ही वुड फिक्स अप द हायर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अगर उसका प्राइस वो बढ़ा देगा, he would not be able to charge a very high price for a commodity whose price elasticity of demand is relatively high। तो उनका वो प्राइस नहीं बढ़ा सकता है जिनका ऑलरेडी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हाई है। ठीक है, यानी कि जिसका डिमांड जो है या तो बहुत ज्यादा कम हो गया है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उनका वो नहीं करेगा। और जिनका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है काफी लो है तो उनका वो प्राइस जो है वो बढ़ा सकते हैं। मोनोपोलिस्ट यानी कि उनके अलावा मार्केट में और कोई नहीं है वो उस चीज को बेचने वाला। तो हायर और लोअर में भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो वाली वीडियो है जिसमें बोर्ड पे बहुत अच्छे से और क्लियरली बताया गया है फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें भी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो नॉर्मली द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज लाइक व्हीट, राइस एक्सेट्रा इज रिलेटिवली लेस। दिस implies that a given increase in supply, say because better monsoon would lead relatively more fall in price। अच्छा मॉनसून होगा तो प्राइस जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनकम जो होगी फार्मर की वो कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर कैन अनाउंस व्हाट इज कॉल्ड प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो होगा एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है वो लगा देगी, तो दैट द प्राइस ऑफ कमोडिटी विल नॉट बी अलाउड टू फॉल बिलो अ पर्टिकुलर लेवल। तो प्राइस एमएसपी लगने के बाद जो है ज्यादा फॉल नहीं हो सकता है। तो इससे क्या होगा, सिचुएशन जो होगी क्वांटिटी सप्लाइड विल बी मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो क्वांटिटी जो होगी ज्यादा सप्लाई होगी जितने डिमांड होगी कमोडिटी की। ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है अनाउंस किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट हैड टू प्रिपेयर द प्रोसीजर ऑफ एक्सेस सप्लाई। गवर्नमेंट को पूरा जो एक्सेस सप्लाई का प्रोसीजर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर किसी रीजन से क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी फॉल, यानी कि क्वांटिटी जो सप्लाई की हुई है कमोडिटी की वो अगर कम हो गई, विच हैज लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी, प्राइस टेंड टू बी हायर एंड द कंज्यूमर विल फोर्स टू पे रिलेटिवली हायर प्राइस। तो प्राइस क्या होगा, सामान का बढ़ जाएगा और कंज्यूमर को हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर द गवर्नमेंट कैन अनाउंस व्हाट इज कॉल्ड सीलिंग प्राइस। तो कंज्यूमर का जो प्राइस इंटरेस्ट इंक्रीज होगा उसमें क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सीलिंग प्राइस एक अनाउंस कर सकते हैं। सीलिंग यानी कि सील कर देना। ठीक है, इतने पे प्राइस जो है वो सील कर दिया गया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फिक्स कर देगी प्राइस को लेस देन व्हाट वुड हैव प्रिवेल्ड इन द मार्केट। ठीक है, जितना मार्केट में प्रिवेल किया गया है उससे कम पे, और नहीं तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी विल बी मोर देन क्वांटिटी सप्लाई। डिमांड जो होगी वो सप्लाई से ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। The government, in order to meet the excess demand of the commodity, will either have to release stocks in its go down or will have to import the commodity of other countries. Incidence of indirect taxes, गवर्नमेंट क्या करती है, indirect taxes लगा देती है कमोडिटीज पे। जब भी indirect taxes इम्पोज होते हैं तो बर्डन जो होता है पार्शियली जो होता है कंज्यूमर को और पार्शियली जो होता है प्रोड्यूसर खुद पे करता है उसका।
ठीक है। तो अगर बर्डन इनडायरेक्ट टैक्सेस का लगा दिया जाए, प्रोड्यूसर डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोड्यूसर जो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बिल्कुल डिपेंड होता है। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड कर्व जो होगा क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक का कैसे कर्व होता है ये हमने आपको बताया था एंड आई होप आपको याद होगा। द शेप ऑफ सप्लाई कर्व, द होल बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी बोर्न बाय द कंज्यूमर, यानी कि जो पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा बर्डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर्स पे आ जाएगा। ठीक है, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया डिमांड कर्व तो कंज्यूमर पे आ जाएगा। दूसरी साइड क्या होगा, अगर डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होगा तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का तो होल बर्डन जो हो जाएगा वो प्रोड्यूसर पे आ जाएगा, पूरा का पूरा बर्डन, अगर पूरा इलास्टिक हो गया तो। इस सिचुएशन में टू विल बी डिसाइडेड बाय द रेशियो ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस मतलब कंडीशन में क्या कर सकते हैं, दोनों को अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो रेशियो होगा वो तय करना पड़ेगा। तो देखिए इन चीजों में जो है कहां कहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज हो रहा है। पहला क्या था, प्राइस फिक्सेशन में। मोनोपोलिस्ट जो है वो कैसे प्राइस फिक्स करते हैं, कहाँ पे उनको प्राइस को बढ़ाना है, कहाँ पे उनको प्राइस को घटाना है। अगर वो प्राइस बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, प्राइस घटा देते हैं तो क्या होगा। प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया जाता है उसमें। और तीसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हम फिल करते हैं उसमें। ठीक है, अब तो जीएसटी आ गया है, फिर भी वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये ग्रुप है। तो चलिए ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या क्या होंगे, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मतलब इफेक्ट करते हैं। देखिए, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एज आउटपुट वेरीज। ठीक है, एंड एज आउटपुट ऑफ कमोडिटी राइजेस, आउटपुट जैसे ही बढ़ेगा टोटल कॉस्ट डज शो अ टेंडेंसी टू राइज बट इट डज नॉट राइज एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट पे मतलब जैसे बढ़ना होता है उस तरीके से नहीं बढ़ता है हर बार। टोटल कॉस्ट राइज एट अ फॉलिंग रेट इन बिगनिंग, मतलब फॉलिंग रेट पे टोटल कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ता है, देन एट कांस्टेंट रेट फाइनली एट राइजिंग रेट। तो और कांस्टेंट रेट पे फिर ये राइजिंग रेट पे आ जाता है। इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस रैपिडली एज आउटपुट राइजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए आउटपुट के साथ साथ तो देयर इज लेस स्टिमुलस टू एक्सपेंड प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस एंड अकॉर्डिंगली सप्लाई विल टेंड टू बी लेस इलास्टिक। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन में अपने आप क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, तो वहां पे सप्लाई जो होगा क्या होगा, लेस इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे टोटल कॉस्ट राइजेस बट रेदर स्लोली एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, मतलब टोटल कॉस्ट अगर धीरे धीरे बढ़ता है, अ राइज इन प्राइस विल ब्रिंग अबाउट अ लार्ज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, सो द सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक। वहां पे सप्लाई क्या हो गया था, मतलब अचानक से टोटल कॉस्ट बढ़ गया था। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जब अचानक से बढ़ गया तो हम सप्लाई अचानक से थोड़ी बढ़ा देंगे, अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो हम धीरे धीरे अपना सप्लाई इंक्रीज करेंगे, हमारे पास टाइम होगा मतलब कुछ भी प्लानिंग करने का। लेकिन वहां पे क्या होगा, तो अचानक से अगर टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगा प्रोडक्शन के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वहां पे हम अपना जो सप्लाई है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पाएंगे, इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक फैक्टर हो जाता है। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का नेचर कैसा है। कमोडिटीज में भी क्लासिफाई बेस्ड ऑन देयर नेचर, जैसे पेरिशेबल और ड्यूरेबल। पेरिशेबल प्रोडक्ट जो होते हैं उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, जैसे कि दूध, दही, इन चीजों को हम ज्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो सप्लाई जो होगा इनका क्या हो जाता है, इलास्टिक हो जाएगा। जो ड्यूरेबल होता है उसको स्टोर करके हम रख सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की चीजें हो गई, कपड़े हो गए, तो उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो इनका जो सप्लाई होता है वो क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होता है रिलेटिव हायर होता है ड्यूरेबल चीजों का। तीसरा क्या होता है, टाइम। टाइम क्या है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी कम्स फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन विच इन्वॉल्व अ टाइम लैग। इसमें क्या आता है, टाइम लैग। टाइम लैग का मतलब क्या है, यहाँ के और यहाँ के टाइम के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब जो प्लांट लगाया हुआ है या फिर जो दूसरे एडजस्टमेंट है टेक्नोलॉजी, वो सब अलाउ नहीं होंगे। प्रोड्यूसर जो होगा इफेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं देगा चेंज इन प्राइस पे। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, इन शॉर्ट रन सप्लाई द कमोडिटी इज लेस इलास्टिक। शॉर्ट रन में मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए अगर हम देखें तो कमोडिटी जो होगी कम इलास्टिक होगी।
अगर हम लॉन्ग रन में जाके देखें तो साइज ऑफ प्लांट जब चेंज होगा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, ठीक है, वो भी अलाउ होंगे, तो सप्लाई जो होगा रिस्पॉन्ड कर देगा चेंज इन प्राइस, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर इलास्टिक, द सप्लाई कर्व बिकम फ्लैटर। तो सप्लाई कर्व कैसा हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा, थोड़ा मतलब फ्लैट टाइप हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्राइस एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है। अब एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, फॉर फ्यूचर प्राइसेस होती है, ठीक है। अब उससे भी सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फ्लुएंस होता है। अब हमने फ्यूचर में प्रोड्यूसर ने जो एक्सपेक्ट किया फ्यूचर में जो प्राइस है वो मतलब नीचे नहीं गिरेगी, बिलो अ पर्टिकुलर लेवल, दे वुड नॉट माइंड प्रोड्यूसिंग मोर, ठीक है। अब वो मतलब कर सकते हैं प्रोड्यूस। If the producer expect price to rise in future, they may hold more stock and may supply less quantity in the market। अब वो सोचेगा अगर कि प्रोड्यूसर में हो सकता वो मतलब नेक्स्ट फ्यूचर में हो सकता है प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो वो कुछ स्टॉक को रख लेगा और धीरे धीरे स्टॉक्स को निकालेगा मार्केट में। सप्लाई सच अ केस विल बी इनइलास्टिक, तो इस केस में क्या होगा, सप्लाई इनइलास्टिक हो जाएगा। प्राइस एक्सपेक्टेड टू फॉल इन द फ्यूचर, सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक। अब सोचेगा प्राइस जो है फ्यूचर में इसका गिर जाएगा, तो चीजों को जल्दी जल्दी निकालो, बेच दो सारा, ठीक है। अब नेचर ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होगा। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी आर सिंपल, ठीक है। If producer responds to rise in price and supply more with make supply more elastic, तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा। More the complex and cumbersome techniques of production required to produce a commodity, more difficult it will be the supply to respond to rise price, less elastic will be the supply। तो जितना डिफिकल्ट हो जाएगा सप्लाई को रिस्पॉन्ड करना राइजिंग प्राइसेस पे, उतना ही लेस इलास्टिक हो जाता है हमारा सप्लाई। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और कुछ टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कमोडिटी, कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो सप्लाई होगा मतलब लेस इलास्टिक हो जाएगा, अगर हमारे टेक्निक्स और प्रोडक्शन जो होंगे वो ठीक नहीं होंगे तो, ठीक है। तो ये आपका जो सप्लाई वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये सप्लाई का आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।